आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 है। और जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, है ना। और उसी में हम लोगों ने वोल्ट मीटर वगैरह के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, है ना बच्चे। यही पढ़ा था लास्ट टाइम। चलो ठीक है। तो आज जो हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, उस टॉपिक का नाम है, वो जो आपका टॉपिक है वो है जो आपके सर्किट डायग्राम में यूज होने वाले जो सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके सर्किट डायग्राम में सिंबल यूज होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे आज। चलो, बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। बस थोड़े बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे सारे बच्चे आ जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सर्किट डायग्राम में जो यूज होने वाले आपके सिंबल्स हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एमीटर बनाया था, वोल्ट मीटर बनाया था, है ना। तो उसके साथ हम लोगों ने की लगाई थी, या आप स्विच बोल सकते हो, बैटरी लगाई थी, सेल लगाया था। तो वो जो सारे सिंबल्स थे, है ना, उनको हमें एक बार रिमेम्बर करना पड़ेगा कि वो किसको क्या कहते हैं। वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। तभी हम लोग सर्किट डायग्राम जो हमारे आसानी से बना पाएंगे। चलो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल सेल से, ठीक है, या फिर सेल बोल सकते हो आप। जो हमारा आज का जो सबसे पहला जो हम सिंबल पढ़ेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे कैसा है, तो वो है आपका इलेक्ट्रिकल सेल। वो चीज को बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली खींच लेंगे, और दूसरी लाइन इससे थोड़ी सी छोटी, और इसको ऐसे कर देंगे। इस तरफ आपका का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, और इस तरफ आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। जब ये सिंगल है तो बच्चे आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल, है ना। ये आपका एक सेल भी, आप इसको सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका जो सिंबल या फिर आपका डायग्राम हो जाता है इलेक्ट्रिकल सेल के लिए हो जाता है। चलो, इससे आगे देखते हैं हम लोग। अब जो इसके आगे है ना, वो इसी से रिलेटेड है।
इसके बाद आती है आपके पास बैटरी। जब आप बहुत सारे या एक या दो से ज्यादा जैसे आप सेल्स का यूज करते हो, है ना, उसको आप पेयर में लगाते हो, तो बच्चे उससे आपकी बैटरी बनती है। जैसे ये आपका सिंगल सेल था, है ना, जब मैं ऐसे से बहुत सारे सेल जोड़ूंगा आपस में, ये आपका एक सेल हो गया, है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका फिर मैंने इसको आगे ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, है ना? ऐसे चलता रहेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो जो आपका स्टार्टिंग वाला है ना, एक साइड आपका पॉजिटिव रहेगा, एक साइड आपका नेगेटिव रहेगा, मतलब जो आपका जहाँ पे कनेक्शन ये खत्म होगी बैटरी की, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि एक टर्मिनल आपका नेगेटिव होना चाहिए, है ना, और एक आपका टर्मिनल जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तब ये आपकी बैटरी कंप्लीट होती है। अगर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अगर इसमें पॉजिटिव साइन दे दूंगा तो दोनों टर्मिनल सेम हो जाएंगे, है ना। तो वैसे आपकी बैटरी काम नहीं करती है। आपकी बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, जो चाहे आपका सेल हो चाहे आपकी बैटरी हो, तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं हमेशा। एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और आपका एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। जैसे आप कनेक्शनिंग करते हो, फिर अगर इसकी कनेक्शनिंग मान लो मुझे एमीटर के साथ करनी है ना, मान लो ये आपका एमीटर है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल है, एमीटर है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास पॉजिटिव एक है, तो मैं इसके साथ जोड़ूंगा ना। अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव हो तो मैं फिर इसके साथ हो ना जोड़, तब तो ये काम नहीं करेगा। तो मुझे एक जो है नेगेटिव इसके साथ भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या, हमें बैटरी बनानी है ऐसे, या फिर हमारा जो जो नेचर है उसका, तो उसमें क्या है, टू टर्मिनल्स रहते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल आता है और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चे, उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया सेल के बारे में और हमने पढ़ लिया बैटरी के बारे में। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका स्विच, है ना। जैसे आपके घर में भी स्विच है ना, जहाँ से आप क्या करते हो, अपनी फैन ऑन करते हो, लाइट ऑन करते हो, है ना। तो ये वैसा स्विच है, और ये कैसे, कौन सी स्टेट में होगा, ओपन स्टेट में, मतलब इसको आपने ऑन रखा है, ओपन या फिर ऑन, ऑन स्टेट में होगा। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे हमने ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। और इस, इसको क्या कर देंगे, या फिर आपका स्विच का सिंबल एक ऐसा भी होता है। आपने, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये अभी हम पढ़ रहे किसके बारे में, ओपन के बारे में, है ना। ठीक है, ऐसे होगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे करना है इसको, ये ब्रैकेट बना देंगे, और क्या कर देंगे, या ब्रैकेट बना सकते हो और उसको ऐसे कनेक्शनिंग कर दोगे, साइड में आपकी वायर से कनेक्ट है। और या फिर आप दूसरा जो है ऐसे बना सकते हो। आपने सिर्फ क्या किया, अब इसको, ये अभी कैसे है, ओपन कंडीशन में है, ठीक है। अब इसकी एक और कंडीशन आती है, आपने, आप जब आपके सर्किट डायग्राम बनाओगे,
एक आपका आएगा ऐसे स्विच, जो कि कैसा है, ये क्लोज्ड में होगा। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था ना बच्चे, हमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसको हमने, है ना। इस स्टेट में क्या होता है, आपका स्विच जो होता है ऑफ होता है ना। इस टाइम आपका स्विच ऑफ हो गया, यानी कि आपका कनेक्शन हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे ऑफ, जब ये क्लोज हो जाएगा, है ना, तो इस टाइम आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा, ऑन। मतलब आपने, जब आपका स्विच ओपन है तो मतलब आपका, आपने स्विच को ऑफ कर दिया, आपका फैन नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे स्विच को क्लोज करा मतलब उसको ऑन कर दिया आपने, तो आपका फैन, आपका क्या सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो है फैन चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, या तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे बीच में डॉट लगा देंगे, या फिर ऐसे करेंगे कि क्या, ये पहले आपका क्या था, ऐसे उठाया हुआ था ना, इसको मैं इसके साथ मिला दूंगा, ठीक है। मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो आपका करंट यहाँ तक आ रहा था, है ना, यहाँ तक आ रहा था करंट आपका, तो इसके आगे तो फ्लो नहीं हो पा रहा था, अब क्या हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये स्विच ऑन के लिए और ऑफ के लिए, क्लोज और ओपन के लिए, ठीक है बच्चे। अब इसके नेक्स्ट आता है आपका, वायर को ज्वाइंट किया हो कहीं पे, तो उसको कैसे दिखाना। अगर हमने उसको क्या करना है, डायग्राम में दिखाना है, अपने सर्किट डायग्राम में, ये एक वायर का जॉइंट है ना, कि हमने एक सर्किट के साथ एक वायर जॉइंट करी है ना, कि कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसको कैसे शो करते हैं हम लोग, ये आपका नॉर्मल, जैसे एक मान लो सर्किट जा रहा था, ठीक है, यानी कि आपका सर्किट है तो उसकी एक वायर है, तो अब मुझे इसमें जॉइंट लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, है ना, नेचुरली जो हम नॉर्मली भी करते हैं ऐसे, अपने तो क्या कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं, या फिर ऐसे उसको टाई कर देते हैं ना, दूसरी वायर को इस वाली वायर के साथ यहाँ पे कटिंग करके, फिर तो फिर ऐसे ही इसमें होगा बच्चे, जो वायर का जॉइंट दिखाना होता है, हमें क्या कर देंगे, ये वायर दिखाई, और मैंने एक और वायर यहाँ पे जॉइंट कर दी इस पॉइंट से, है ना, ये जो मैंने पॉइंट बनाया, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये जो आपका रेड पॉइंट है, ये आपका क्या बन जाएगा, जॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी वायर कहीं जॉइंट हो रही है, तो आप उस जो सिंबल को ऐसे दिखाओगे। हाँ जी बच्चे, ये कमेंट में पूछ रहे हो आप, ये फिर से बताओ। एक बार, कौन सा पूछ रहे हो आप, स्विच के लिए पूछ रहे हो, अपना पूरा क्वेश्चन टाइप कर देना बच्चे, ठीक है, जो आप पूछ रहे हो, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, है ना। अब मुझे क्या करना है, सर्किट के ऊपर ऊपर से हमें वायर लेके जानी है ना। मान लो कि मैं सर्किट के ऊपर ऊपर से वायर लेके जा रहा हूँ, और मुझे वो सर्किट डायग्राम में दिखाना है। ऐसे नॉर्मल तो मैं लेके जा सकता हूँ, है ना। अगर मुझे वो 2D डायग्राम में या सर्किट डायग्राम में दिखाना है कि मैंने विदाउट जॉइंट किए उसको ऊपर से लेके गया हूँ, अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे करूंगा, तो आप ये समझ लोगे कि क्या यहाँ पे जॉइंट है, तो आप इसको जॉइंट मान लोगे, है ना। तो इसके लिए भी एक अल्टरनेट निकालना है, उसको देखते हैं हम कैसे है आगे। ये वायर जा रही है आपकी, ठीक है। ये वायर, अब मुझे दिखाना है कि एक वायर विदाउट जॉइंट हुए इसके ऊपर से क्रॉस हो रही है। ये मान लो एक ऐसी वायर थी, ठीक है। अब मुझे इसे टच नहीं कराना, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे शो करूंगा, मतलब कि ये इसके ऊपर से गई है ना। ये जो मैंने ऐसे कर्व बनाया ना बच्चे, इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ वायर नंबर 1,
और इसको मैं मान लेता हूँ आपकी वायर नंबर 2। ठीक है, तो क्या हुआ, वायर 1 हमारी ऐसे जा रही थी, मान लो इसमें क्या है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या किया मैंने मैंने एक और वायर लाई। मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर से ऐसी जरूरत पड़गी कुछ कि मुझे इसके ऊपर से, इसके साथ ज्वाइंट नहीं करनी है, पर इसके ऊपर से मेरे को पैरेलली लेके जानी है, ठीक है वायर। तो वो सर्किट डायग्राम में मैं ऐसे शो करूंगा, ऐसे वायर करूंगा, और जब ये वायर के नजदीक आएगा तो कुछ इसमें कर्व बना दूंगा, ठीक है। तो इससे आप ये चीज समझ जाओगे कि ये वायर क्रॉसिंग हुई है विदाउट जॉइंट। ठीक है बच्चे, इजी था ना ये। चलो ठीक है, अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। ये तो हर सर्किट में लगभग आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग करते करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे दिखाऊंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा, ऐसे मैंने वायर लाई है ना, और इसको ऐसे बस, ये चीज मैंने कर दी। तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब बन जाएगा। और ये किस स्टेट में है, ये अभी ऑफ है, ठीक है, इसमें लाइट नहीं जल रही, ये ऑफ कंडीशन में है। ये जब ऑन होगा तो मुझे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, रहेगा ऐसे ही, बस इसके ऊपर मैसेज से कर दूंगा ना। तो ये आपकी ऑन स्टेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक बल्ब की। ठीक है बच्चे, ये आपकी ऑफ स्टेट है और ये आपकी ऑन। उसके नेक्स्ट आता है बच्चे रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, इसको किससे शो करूंगा मैं, आर से। अगर इस चीज को दिखाना है मुझे तो इसको कैसे दिखाऊंगा, ये आपकी वायर जा रही थी, ठीक है। तो जब भी रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिखानी है तो आपने क्या कर देना, इसको ऐसे जिग जैग उसमें बना देना है, और ये आगे ऐसे। तो ये आपका सिंबल हो जाएगा रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस का, ठीक है। जहाँ पे भी आपके सर्किट डायग्राम में ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा ऐसा सिंबल बनेगा, तो आपने समझ जाना है क्या है, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके बाद है बच्चे एमीटर, है ना। एमीटर और वोल्ट मीटर तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। अब अगर आपका एमीटर आपको दिखाना है ना, जब आप क्या करोगे, वोल्टेज के लिए करते थे तो आपका वोल्ट मीटर दिखाते थे ना, वोल्ट मीटर से दिखाते थे। जब आपका करंट मेजर करना हो आपको, है ना, तो उसको मेजर करने के लिए क्या करते थे आप, एमीटर का यूज करते थे। तो मान लो कि मुझे किसी सर्किट में इस चीज को दिखाने की जरूरत पड़ेगी एमीटर को, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक सर्कल बना लूंगा। जब एमीटर दिखाना होगा मुझे तो उसमें ए लिख दूंगा, है ना। एक साइड आपकी पॉजिटिव टर्मिनल होगी और एक आपकी नेगेटिव टर्मिनल होगी, है ना। ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ेगा आपका।
बच्चे पूछ रहे हैं, लिखा समझ नहीं आ रहा। क्या बच्चे, क्या नहीं समझ आया वो? एक बार बताओ मेरे को, मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज को। चलो ये हो गया आपका। उसके बाद ये आपका एमीटर हो गया है ना। इसमें आप पॉजिटिव टर्मिनल बनाओगे और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल बनाओगे, ठीक है। और बीच में ए लिख देना है आपको, तो ये आपका हो जाता है एमीटर। उसके बाद आपका आता है वोल्ट मीटर, है ना। तो इन दोनों को साथ साथ में ही बना देता हूँ मैं, ताकि आपको इसके बीच का डिफरेंस पता लग जाए। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी आपका ऐसे ही बनेगा, है ना। बस इसमें पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे भी होगा, नेगेटिव टर्मिनल। बस इसमें क्या कर दोगे आप, वी शो कर दोगे, ठीक है, बीच में। और आपने यहाँ पे वी लगा दिया तो आपका ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। बस इतना डिफरेंस है इसमें, बाकी सारा सेम है। इसमें आपने अंदर जो आपके अल्फाबेट चेंज करने हैं, इसमें एम मीटर के केस में ए लगा देना है, और वोल्ट मीटर के केस में आपने लगा देना है वी। अब इससे अगला जो है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर इसका एक और नाम होता है रियोस्टेट। इसके बारे में भी है, आप आगे डिटेल में पढ़ोगे बच्चे, ठीक है। जो ओम्स लॉ के आगे है वो आपका, या ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद जो आपका टॉपिक होगा वो रियोस्टेट के बारे में होगा। उसमें हम देखेंगे भी रियोस्टेट कैसा होता है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हम इसका एक जो सिंबल है उसको देख लेंगे। हम लोगों ने कैसे करना है, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस की तरह ही बनाना है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है आपका, जैसे मान लो ये अगर आपका क्या है, जैसे रेवोल्यूशन ऑफ वायर्स है मान लो, है ना। ये आपको एक रेवोल्यूशन होगी, एक दूसरी रेवोल्यूशन होगी, तीसरी रेवोल्यूशन होगी, यानी कि लपेटी हुई तार है, ठीक है। तो जो आपका रियोस्टेट है वो क्या करता है, जैसे यानी कि उससे क्या कर सकते हैं आप, ऐसे करके किसी एक उस पे सिलेक्ट कर दोगे आप, है ना। या यहाँ पे भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अभी समझने के लिए आप इसको इतना समझो कि इसका सिंबल ऐसा होता है रियोस्टेट का। जब इसको आप आगे डिटेल में पढ़ोगे तो ये सारी चीजें समझोगे आप कि इसकी रेवोल्यूशंस क्या होती है ना। और उसका ये आपका सिलेक्टर एक टाइप है ना, सिलेक्टर क्या होता है। तो इसको अभी फिलहाल के लिए जो रियोस्टेट है या वेरिएबल रेसिस्टेंट है, तो आपको उसको समझने के लिए इतना ही करना, ये इतना काफी है फिलहाल के लिए आपको सिंबल समझने के लिए, कि आपको अगर सर्किट डायग्राम में ये चीज दिखानी है, ठीक है। जैसे ही हम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, और ये जो आपने सिंबल बनाया है इसका भी मतलब समझ जाओगे कि ये ऐसा क्यों बनता है, ठीक है। तो ये बच्चे हो गए आपके सारे सिंबल्स जो आपकी बुक में है फिलहाल। इससे भी और भी होंगे, इससे भी ज्यादा होते हैं आगे जो, पर आपकी जो है 10th क्लास में आपके इतने ही यूज होंगे। तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ना, क्योंकि कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर ये समझ नहीं आया है ना, या फिर लिखा हुआ क्या लिखा है, तो हो सकता है थोड़ा राइटिंग में इश्यू हो, तो उसकी वजह से आपको समझ नहीं आया। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में ना। इलेक्ट्रिकल सेल आपका आपने ऐसे किया, पॉजिटिव टर्मिनल बनाया, एक तरफ नेगेटिव, जिस तरफ पॉजिटिव है उस तरफ आपने थोड़ी सी लंबी लाइन खींच दी है, और जिस तरफ नेगेटिव है मतलब लो पोटेंशियल है ना, उस तरफ आपने क्या किया, छोटी, थोड़ी कम छोटी लाइन, यानी पॉजिटिव से थोड़ी सी छोटी खींची हुई है। तो इसको जब आप बनाओगे ऐसे तो आपका एक सिंगल सेल बन जाता है। बैटरी क्या होती है बच्चे, जब आप दो या दो से ज्यादा, है ना, या फिर एक से ज्यादा जब आप सेल्स को एक साथ
कनेक्ट करते हो, है ना, तो वो आपकी बैटरी बन जाती है। इसमें भी एक साइड आपकी पॉजिटिव रहेगी और एक साइड जो आपकी, एक एंड जो आपका नेगेटिव का रहेगा कनेक्शन करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्विच के बारे में, है ना, ओपन यानी कि ऑफ कंडीशन में तो आप क्या करोगे, इसमें ब्रैकेट बनाओगे, है ना, और बीच में यानी कि कनेक्शन आपका भी जुड़ा नहीं है, तो ये आपका ऑफ कंडीशन। एक और हमने पढ़ा था, इसमें क्या किया हम लोगों ने, जैसे ये देखो वायर ऊपर कर दिया है ना, ये इसका गेट जैसे यानी कि खोल दिया हुआ है, तो मतलब इसका सर्किट टूट गया। करंट यहाँ पे जो मैंने एरो बनाया है आपका, तो यहाँ से क्या हो, करंट आपका पास नहीं हो पा रहा है ना, ये इसको ब्लॉकेज कर रहा है, इसका कनेक्शन इसने बीच से तोड़ दिया है ना। तो मतलब कि आपकी जो आपने फैन ऑन करा, जैसे फैन चला था आपका ना, इलेक्ट्रिसिटी तो है, चल रहा था, तो आपने क्या किया, चलते चलते उसको एकदम से बंद कर दिया, तो क्या हुआ, ये वाली कंडीशन होगी, उसमें आपने क्या कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, ठीक है। तो आपकी जो है सर्किट बना था वो टूट, यानी कि ब्रेक हो जाएगा सर्किट, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की पास, जो जहां से हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी सर्किट से, उसका पार्ट टूट गया है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, तो मतलब फैन नहीं चलेगा। तो उसी को, उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ कर दिया हम लोगों ने। वैसे इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन में या फिर क्लोज्ड में। इसमें एक तो डायग्राम आपका ये, दूसरा डायग्राम आपका ये, इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, इस सर्किट को जो ओपन करा था हम लोगों ने, उसको हमने क्लोज कर दिया, यानी इसको बंद कर दिया, मिला दिया। तो अब जो पीछे से करंट आ रहा था, है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, सर्किट अपना कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तो आपका फैन चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वायर जॉइंट के बारे में, ठीक है, कि एक वायर में जॉइंट कैसे लगाते हैं। तो मैंने मान लो कि एक ब्लू वायर जो आपकी वायर नंबर 1 थी, और ये आपकी वायर नंबर, ग्रीन वाली वायर नंबर 2 थी। तो मैंने क्या किया, इसमें जॉइंट लगाया है। हो सकता है कि मुझे इससे कुछ और आगे, यानी कि मुझे करंट पास करना है, या फिर मुझे कोई और इसके साथ अपना एमीटर जोड़ना है, या कुछ भी करना है मुझे, है ना, रियोस्टेट लगाना है, कुछ भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस जॉइंट, ऐसे जॉइंट करा है ना, और ये जो आपका रेड सा है, ये इसको दिखाने के लिए सर्किट डायग्राम में जॉइंट बता देगा आपको कि ये जॉइंट है। उसके बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, अब मुझे दिखाना है सर्किट में कि आपके बिना जॉइंट करे हुए वायर, इसके अगर ऊपर से लेके गया पैरेलली बिना टच करे, इसको लेके जा रहा हूं मैं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, उसको दिखाने के लिए मैंने वायर नंबर 1 ली, है ना, ब्लू वाली, और वायर नंबर 2 ली, ग्रीन वाली। तो इसको दिखाने के लिए क्या किया, जैसे मैं वायर 1 के नजदीक आता हूँ वायर 2 को लेके, तो मुझे यहाँ पे कर्व बनाना पड़ेगा, है ना, ये देखो मैंने कर्व बनाया है। जब मैंने कर्व बना दिया, तो मुझे ये क्लियरली समझ आ रहा है कि इसके बीच में कोई जॉइंट नहीं है ना, जैसे कि यहाँ पे जॉइंट था, मैंने रेड इससे पेन से इसको मार्क करा, तो ये आपका जॉइंट बन गया था। अब इसमें देखो मैं इसके ऊपर से ले गया बेंड करके इसको, है ना, तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि ये आपकी क्या है, वायर विदाउट, यानी कि क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, ठीक है बच्चे। उसके बाद था आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब सिंपल ही है, आपने क्या किया, ऐसे करके बल्ब बना दिया। ये आपकी ऑफ कंडीशन में था, अगर इसको ऑन करोगे तो आप इसके ऊपर ऐसे से लाइट लगा दोगे कि इसमें लाइट जलती है, ठीक है, तो ये आपकी ऑन कंडीशन बता देगा। उसके बाद हमने रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ी थी, है ना। इसको बताने के लिए क्या किया, हमने एक वायर लेके गए, उसको जिगजैग ऐसे 2 4 या 5 बार ऐसे जिगजैग उसमें मोड़ दिया, और आगे इसके एरो लगा दिया ऐसे करके, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद एमीटर दिखाया, तो एमीटर के लिए आपको पता है कुछ नहीं, एक हमने सर्कल लगाया और उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगाए, और उसके बीच में हम लोगों ने ए लिख दिया, तो ये आपका एमीटर बन जाएगा। वोल्ट मीटर के केस में भी ऐसा ही होगा, है ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, लेकिन सर्कल भी बनाएंगे। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा था, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, वी लिख दूंगा, तो ये आपका वोल्ट मीटर बन जाएगा। लास्ट जो आपका हम लोगों ने पढ़ा था, वो था आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, या फिर रियोस्टेट। तो रियोस्टेट आपने कैसे शो करा था, जैसे रेजिस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था ना आपने, तो वैसे ही है, बस इसमें क्या किया हम लोगों ने, एरो बना दिया ऐसे करके, है ना, एक एरो बना दोगे तो आपका रियोस्टेट बन जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो, इसके बाद है बच्चे आपका ओम्स लॉ, है ना, कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में, एमएससी में, है ना, हर एक जगह आपका यूज में आएगा, लाइफ में कहीं और भी। आप चाहे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ोगे तो आपका तो काफी काम में आएगा, है ना, ओम्स लॉ के से आपका आमना सामना होता ही रहेगा, है, ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ बच्चे, इसकी सबसे पहले तो इसकी मैं क्या कर लेता हूँ, डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन से आप लगभग इसको समझ जाओगे। इसमें लिखा है कि, यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं वोल्टेज भी बोलता हूँ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V से भी डिनोट करते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपकी वोल्टेज को भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 points of a metallic conductor is directly proportional to, the current। जो आपकी मतलब की वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, ठीक है। अगर आपकी वोल्टेज बढ़ेगी तो आपका करंट भी बढ़ता है उस केस में। पहले पूरी डेफिनेशन लिखते हैं, करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट थ्रू अ सर्किट पास कर रहा है, सर्किट से क्या करंट पास करेगा, है ना। प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसमें हमें प्रोवाइड करा गया है कि इसका टेम्परेचर जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये जो हमने इसमें पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपका वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट। बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं, मान लो कि मैं क्या करता हूँ, ये आपका क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर था आपका, ठीक है। एक एंड इसका ये, एक एंड इसका ये, ठीक है। मैंने क्या किया, इस एंड को जोड़ दिया एक बैटरी से, मतलब कि वोल्टेज से मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। या सेल से जोड़ दिया मैंने, वोल्टेज प्रोवाइड करेगा नहीं कुछ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट होता है तो उसको किसमें, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज भी बोलते हो। हाई पोटेंशियल से क्या होता है, लो पोटेंशियल में जाएगा, है ना। तो आपका करंट ऐसे पास होगा, है ना। ये आपका क्या है, मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। तो यानी कि जो कंडक्टर से क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपकी डेफिनेशन बोलती है कि V इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब है V से आपका वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, कैसे है ना, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। ये थोड़ा सा आपको परेशान करी होगी चीज। तो इसका मतलब है बच्चे, ये जो आपकी बैटरी है ना, इसकी वोल्टेज जितनी बढ़ेगी, मान लो पहले क्या था, ये 5 वोल्ट का था, है ना। 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। तो पहले करंट क्या हो रहा था, है ना। यानी कि जितनी मैंने वोल्टेज कम रखी थी उतना ही क्या, करंट भी उतना ही जा रहा था। जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उस केस में, ठीक है।
जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ वैसे वैसे आपका करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ कि वोल्टेज को डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, मान लो इसको मैंने 2 वोल्ट कर दिया, ठीक है, तो आपका इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में आपका करंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस केस में आपका करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका मैं देखो ग्राफ देखूंगा तो ग्राफ कैसा होगा इसका, ग्राफ भी बताता हूँ आपको मैं। ये आपकी, इसमें एक मैंने एक्स एक्सिस मान ली है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरफ क्या हो रहा है आपका, ये आपकी वोल्टेज को डिनोट करता है, ये आपका करंट को डिनोट करता है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, है ना, मान लो क्या था यहाँ पे, वोल्टेज कितनी थी आपकी, 0 थी, तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाता जाऊंगा आपकी वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी, तो मतलब ये ग्राफ आपका ऐसा सीधा जाएगा, ठीक है। मतलब कि वोल्टेज बढ़ी 5, तो आपका क्या हो जाएगा, करंट बढ़ेगा। वोल्टेज मैंने कर दी 2, मतलब डिक्रीज कर दी, तो करंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी का मतलब ये है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसमें एक और चीज आ गई, ठीक है, इनसे आपका फॉर्मूला है एक ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। अब इसका क्या मतलब है, V इज इक्वल टू आई आर, V तो मुझे पता है वोल्टेज है ना, I भी मुझे पता है, ये क्या है, करंट है। अब ये R क्या है ना, R है बच्ची आपकी रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस से क्या समझते हो आप, मान लो कि आपके पास एक वायर है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस मैं मान लेता हूँ 10 मिलीमीटर है, ठीक है, 10 मिलीमीटर की आपकी इसकी थिकनेस है। अब जो आपके जितने भी आपके सब्सटेंसेस है ना बच्चे, चाहे आपके वो कंडक्टर ही क्यों ना हो, है ना, प्योर कंडक्टर को छोड़ के, जितने भी आपके कंडक्टर होंगे, है ना, उनमें एबिलिटी तो है करंट को पास करने की, पर उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, जैसे डिफॉर्मेशन भी होती है ना, तो मतलब वो डिफॉर्मेशन जो है, यानी कि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बैटरी मैंने कनेक्ट करी है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास वोल्टेज अच्छी है ना, मेरे पास मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज 10 है इसके पास, तो क्या होगा, करंट भी उसी हिसाब से जाएगा, है। लेकिन यहाँ पे करंट के पाथ को कोई चीज अपोज करती है, इसको कोई चीज अपोज करेगी, है ना, जो इसके पाथ में आ रही है, करंट के पाथ में, करंट क्या कर रहा था, नहीं तो करंट के ने क्या करना है, सीधा सीधे जो जाना है ना, उसका पाथ सीधा हो जाएगा। अब उसका पाथ ब्लॉक हो गया तो उसको अपना पाथ यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाना पड़ेगा ना, तो उसको क्या रहा, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है ना जाने में करंट को। तो बच्चे ये जो आपकी डिफिकल्टी है या जो आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं रास्ते में, है ना, ये क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। जो आपकी ये वायर है 10 mm की, है ना, जितनी वायर की थिकनेस होगी, इसकी थिकनेस है, ठीक है, ये क्या है, वायर की थिकनेस, जितनी वायर की थिकनेस होगी उसी के हिसाब से रेजिस्टेंस उसकी वेरी करेगी, ठीक है। ये हमने ली थी 10 mm की वायर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ
50 mm की वायर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं, ये आपकी वायर है 50 mm की। मैंने बोला था ना कि अगर आपकी क्या होगी, थिकनेस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी उस केस में। रेजिस्टेंस का मतलब है जो आपके पाथ को ब्लॉक करेगी, करंट के पाथ को, है ना, ऑब्स्टेकल्स है रास्ते में जो उसके, तो वो हो जाएगी रेजिस्टेंस। अब क्या किया मैंने, इसकी वोल्टेज भी बढ़ा दी, मान लो मैंने इसकी 100 वोल्ट कर दी, ठीक है, बैटरी की कैपेसिटी। तो जब यहाँ से करंट जा रहा है, ज्यादा ज्यादा करंट जा रहा है, तो इसके रास्ते में क्या आएंगे, और भी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्योंकि जैसे थिकनेस बढ़ी है ना, थिकनेस बढ़ेगी, वैसे आपकी रेजिस्टेंस भी या रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी उसकी करंट के लिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ से ऐसे 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 करके जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाली चीज उसको जाने नहीं दे रही है। लेकिन ये है तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होता है, आपके करंट पास हो जाता है। और अगर यही केस आपका किस में हो जाए, आपका इंसुलेटर में हो जाए, सेमीकंडक्टर में हो जाए, तो ये जो आपकी ब्लॉकेज करने वाली चीजें है ना, जो आपकी रेजिस्टेंस है, इसकी मात्रा और ज्यादा होती है उसमें, जो कंडक्टर में उसके ना के बराबर ही होगी आपकी, है ना। और जो आपका सेमीकंडक्टर होगा उसमें थोड़ी थोड़ी होगी, यानी कि उसमें कंडक्टर से थोड़ी ज्यादा होगी। और जो आपका इंसुलेटर होता है उसमें तो बिल्कुल ही रास्ता ब्लॉक होगा, ये मतलब पूरा ऐसे होगा, ठीक है, पूरा ही बंद हो गया रास्ता। तो क्या होगा, करंट जा ही नहीं पाएगा इससे, ठीक है। ये समझ गए कि रेजिस्टेंस कैसे आपकी वेरी करेगी, जितनी आपकी वायर की थिकनेस होगी बच्चे, उसके हिसाब से आपकी जो है रेजिस्टेंस घटेगी और बढ़ेगी। अगर आपकी रेजिस्टेंस कम है तो मतलब आपके वायर की थिकनेस कम होगी, अगर आपके वायर की थिकनेस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उस केस में ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस केस में V इज इक्वल टू आई आर, मतलब जितना की आपका रेजिस्टेंस होगा उसी के हिसाब से आपका क्या, करंट भी फॉलो करेगा। वोल्टेज क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है बच्चे। ये पढ़ लिया हम लोगों ने किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या बताता है हमें, कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि आपका जितनी वोल्टेज होगी, जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका सर्किट में करंट भी बढ़ेगा। उसके बाद बच्चे हम आगे, हमारा जो टॉपिक है रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा और पढ़ते रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग। जो चीजें पढ़ ली वही चीजें हैं लगभग। इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू resist द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, करंट क्या है आपका, फ्लो ऑफ चार्ज ही है, जो कि हमने लास्ट इससे पहले जो डायग्राम्स में समझा, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि रेजिस्टेंस क्या आपकी, आपकी जो है कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो आपके फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आपके करंट को रोकती है, रेजिस्ट करती है, ब्लॉकेज पैदा करती है उसमें, ठीक है। अब इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो यूनिट्स हैं इसकी, वो है ओम, जो हमने अभी पढ़ा ना, ओम्स लॉ। इसको बच्चे, इसका साइन होता है ओम का ऐसे, ये साइन होता है इसका ओम का। उसके आगे जो आपकी रेजिस्टेंस होती है ना, उसको मेजर किस में करते हैं, एसआई यूनिट जो आपकी उसी में मेजर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ये तो, है ना, जो आपका सेकंड पॉइंट है उसी से समझ गए थे आप, ये लोग मेजर्ड इन ओम, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करेंगे। अब हमने ऊपर क्या ओम्स लॉ में पढ़ा था, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या था आपका, ओम्स लॉ था।
अब इस ओम्स लॉ से मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकालना होगा। तो यहीं से बन जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या है, आर के साथ आई मल्टीप्लीकेशन में है ना। जब मैं इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के केस में ये फॉर्मूला बन जाता है V अपॉन आई। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, ये हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, चलो। तो ये हो गया बच्चे आपका रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ये आपका सारा रेजिस्टेंस के बारे में हो गया। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ के बारे में, है ना। कि थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस के, उससे पहले हम लोगों ने अपने जितने सर्किट डायग्राम के यूज होने वाले क्या थे, सिंबल्स थे यूजफुल, उनके बारे में पढ़ा है। तो आज का जो लेक्चर था बच्चे इसमें इतना ही था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट, जो यूजफुल डायग्राम्स थे आपके, है ना, जो आपके सिंबल्स थे, जो आपके आपके सर्किट डायग्राम जब भी बनाओगे आपके, तो वहाँ पे आपके यूजफुल है काफी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तो है ना। तो वो आपने ये सारी चीजें पढ़ ली। उसके बाद आज हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, है। ओम्स लॉ क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपकी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें V तो वोल्टेज था आपका, है ना, यही आपका ओम्स लॉ था, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें आर आपकी रेजिस्टेंस थी। और रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा बहुत कि क्या, जितनी कम वायर की थिकनेस होगी उसमें रेजिस्टिविटी या उसकी रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होगी उतनी कम होगी, है ना। और जैसे आपकी कंडक्टर की या आपकी वायर की थिकनेस बढ़ती है तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, इसकी एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा, है ना, इसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है बच्चे, तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर हम लोग। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर इस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे भी होगा, अभी पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट कर देना, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं उसमें बता दूंगा आपको, है ना। जो भी हम एक डाउट सेशन के लिए एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चे इतने ही है। तो आज का लेक्चर बच्चे करते हैं क्लोज। ठीक है।